हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता गाइड। आज हम इस वीडियो में गार्नर वर्सेस मरे रूल कैसे अप्लाई होता है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर इन डिसोल्यूशन ऑफ फंड वो समझेंगे। लास्ट वीडियो मैं आपको बताया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। तो अगर आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आ गई है तो आपको ये गार्नर वर्सेस मरे रूल बहुत जल्दी समझ में आएगा। मैं आपको बताती हूँ कि ये केस इंग्लैंड का केस था, गार्नर वर्सेस मरे रूल। इसमें तीन पार्टनर थे, गार्नर, मरे एंड विल्किन। और ये तीनों पार्टनर जो थे, इसमें से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया था, वो था विल्किन। अगर जब विल्किन इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में आपस में इनमें डिस्प्यूट हो गया और जो गार्नर और जो मरे थे वो रिफ्यूज करने लगे कि हम इंसॉल्वेंट पार्टनर की क्यों पेमेंट करें। तो उस केस में कोर्ट ने ये फैसला लिया कि जो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर है दैट विल बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन होता है। तो इंसॉल्वेंट पार्टनर इज दैट पार्टनर व्हेन ही इज अनेबल टू पे ऑफ हिज लायबिलिटी, हिज एसेट्स आर नॉट इनफ टू पे हिज लायबिलिटी, दैट मीन्स हिज डेट्स आर मोर देन हिज रिसोर्सेज। In that case, that partner is declared as insolvent. अब सबसे पहले तो आपको डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन होता है। उसके बाद सॉल्वेंट पार्टनर कौन होते हैं, जिनका बैलेंस क्रेडिट होता है कैपिटल में, जिनके पास अभी क्रेडिट बैलेंस है एंड दे आर एबल टू पे देयर डेट्स, उन्हें हम कहते हैं सॉल्वेंट पार्टनर। तो यहाँ पर इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो इंसॉल्वेंसी है या डेट है दैट विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर। तो ये तो भी सिंपल सी बात होगी, लेकिन वो किस तरीके से बोर्न करेंगे, कौन से रेशो होगा, क्या वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, क्या वो कैपिटल रेशो होगा, या कौन सा रेशो होगा। अगर फिक्स कैपिटल रेशो है, फिक्स कैपिटल है तो कौन सा रेशो होगा, और अगर वो जो उनका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो फिर कौन सा रेशो होगा। तो ये सारा हम अब इस एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से डिसोल्यूशन भी दोबारा आपकी रिपीट हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि गार्नर वर्सेस मरे रूल जो है वो कब अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले बात है कि इट विल अप्लाई ओनली व्हेन वन और टू पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है तो गार्नर वर्सेस मरे रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि गार्नर वर्सेस मरे रूल विल बी अप्लाइड ओनली व्हेन द पार्टनर वन और मोर देन वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। सेकंड थिंग कि सॉल्वेंट पार्टनर भी होने चाहिए। अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो भी गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई नहीं होगा। तो हम आज एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे जिससे पहले आपको उसका थ्योरी जो कॉन्सेप्चुअल एरिया है वो जरूर समझ में आना चाहिए कि डिसोल्यूशन क्या होती है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, आप एक बार जरूर उसे रिपीट कर दीजिए। दूसरा गार्नर वर्सेस मरे केस क्या होता है और ये कब अप्लाई होता है। और तीसरा आज हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे जिसमें मैं आपको, वैसे मैंने इस प्रॉब्लम में तो आपको फिक्स कैपिटल रेशियो लिया है, पर मैं इसी प्रॉब्लम की हेल्प से आपको बता दूंगी कि अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता तो आप कैसे वो रेशियो कैलकुलेट करते। तो तीन स्टेप है। नंबर वन, आपको इंसॉल्वेंट पार्टनर का पता होना चाहिए। नंबर टू, सॉल्वेंट पार्टनर कौन से हैं। नंबर थ्री, आपने कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं अगर आपको एक फुल फ्लेज प्रॉब्लम जो है इंसॉल्वेंसी की दी हुई है जिसमें एक पार्टनर जो है समझ लीजिए इंसॉल्वेंट है, तो आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने मैंने प्रॉब्लम जो है वो डिस्प्ले की है। इस प्रॉब्लम से आपको डिसोल्यूशन की भी रिवीजन होने वाली है, आपको गार्नर वर्सेस मरे रूल भी समझ में आ जाएगा। तो फिक्स कैपिटल रेशियो में आपने सिर्फ वो कैपिटल का रेशियो लेना है जो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था कैपिटल का, और फ्लक्चुएटिंग में आपने सारे एडजस्टमेंट करनी है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, एक्यूमुलेटेड लॉसेस की, बट बिफोर डिसोल्यूशन। दैट मीन्स मुझे रियलाइजेशन लॉस इसमें नहीं डालना है, सिर्फ इनके प्रॉफिट अगर है, रिजर्व्स हैं, और वो सारी एडजस्टमेंट देने के बाद जो रेशियो आएगा उस रेशियो को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। वो भी मैं आपको, जो आपके सामने भी प्रॉब्लम है उसमें है P, Q and R, they are sharing profit and losses in the ratio of 3:1, 3:2:1. No partnership salary or interest or capital being allowed। और उनकी बैलेंस शीट दी है, उसमें आपको कैपिटल शो किया गया है। पहले मैं आपको
इस प्रॉब्लम में बैंक अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट बता दूंगी। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट करेंगे और देखेंगे कि कैसे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर इज बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। तो इस केस में अगर आप देखेंगे, आपको गुडविल दिया है, मोटर व्हीकल दिए हैं, करंट एसेट्स दिए हैं, स्टॉक दिया है, ट्रेड डेटर्स दिए हैं, इसके अलावा प्रोविजंस दिए हैं, कैश एट बैंक दिया है, मिसलेनियस लॉसेस दिए हैं और आर का करंट अकाउंट भी दिया हुआ है आपको। ये आपको दिया हुआ है एसेट साइड, इट मींस इट हैज विच बैलेंस, करंट अकाउंट का जो है जो बैलेंस दिया हुआ है वो यहाँ पर आपको डेबिट बैलेंस दिया है आर जो है वो इनसॉल्वेंट है, दैट्स व्हाई वी है। तो मैंने डिस्प्ले किया, आप सारी प्रॉब्लम एक बार देख लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम में हम सबसे पहले जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे और साथ साथ में जो बैंक अकाउंट की एंट्रीज हैं वो भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट में हम जो भी आपको एसेट्स दिए हुए हैं एज इट इज प्रॉब्लम में से उठा लेते हैं। तो आपको प्रॉब्लम में जो फिक्स एसेट दिए हैं, आप देखिएगा आपको गुडविल कितना दिया है, आपको गुडविल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट सारे के सारे आपने एज इट इज उठा लेने हैं। आपको दिया है यहाँ पर गुडविल 40,000, चाहे आप इनर कॉलम में लिखकर भी बाहर लिख सकते हैं। मैं एक बार बाहर ही लिख रही हूँ और बाद में हम टोटल कर लेंगे। 40,000 आपको दिया हुआ है और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको दी हुई है 8,000, तो आप यहाँ पर कितना लिखेंगे 8,000। प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको दिए हुए हैं 12,800 और उसके बाद अगर आप आगे चले तो आपको मोटर व्हीकल आपको नजर आएंगे 700 और उसके बाद फिर आप आगे चलिए स्टॉक आपको नजर आएगा 3,900, वो भी लिख दीजिए आप। और उसके बाद आप देखेंगे ट्रेड डेटर्स एज इट इज जितने लिखे हुए हैं वो लिख दीजिए और इसकी जो आपको दी हुई है लायबिलिटी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 100 रुपीज की इसकी लायबिलिटी है, तो आप 100 रुपीज यहाँ पर साथ में ही लिख दीजिए ताकि हमें साथ साथ में क्लियर हो जाए सब। उसके बाद आप देखेंगे कैश एट बैंक के 200 रुपये को हम अलग से बैंक अकाउंट खोलेंगे और उसके डेबिट साइड में डाल देंगे। इसके बाद मैं आपको बैंक अकाउंट में बताऊंगी और उसमें हम 200 रुपये डाल देंगे। अब हम चलते हैं लायबिलिटी साइड, तो आपको ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 12,400, आप एज इट इज लिख दीजिए। तो पहला स्टेप आपका बहुत ईजी है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम में से एज इट इज एसेट्स उठाने हैं और डेबिट साइड लिख देनी है रियलाइजेशन में और लायबिलिटी उठानी है वो क्रेडिट साइड लिख देनी है। अब हम देखेंगे कि कैसे एसेट्स आपको रियलाइज हुए और कैसे आपकी लायबिलिटीज आपने पे ऑफ की है। तो सबसे पहले जो आपको एसेट्स रियलाइज हुए उसका अमाउंट लिखते जाइए। आपको जब आपने सेल किया तो आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जो वो रियलाइज हुई है 7,000 की। उसके बाद आप चलिए प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको मिले हैं 5,000, तो इसकी एंट्री जब भी रियलाइजेशन की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और जितने भी एसेट्स रियलाइज हुए उसकी वैल्यू हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। और उसके बाद आपका जो स्टॉक है वो रियलाइज हुआ है 3,000, मैं सामने डिस्प्ले भी कर रही हूँ आपको प्रॉब्लम, आप उसमें देख सकते हैं। और जो डेटर्स है वो आपके कितने रियलाइज हुए हैं 1,600, तो आपने एज इट इज सब लिख देने हैं जो भी आपको प्रॉब्लम में दिए हैं। आगे अगला पैराग्राफ आप देखेंगे, लास्ट पैराग्राफ, तो आपको दिया हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स वेयर पेड हाउ मच रुपीज 11,700। तो जब आप पे करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर व्हाट, फॉर क्रेडिटर्स, तो ये सारा आपका हो गया है मेरे हिसाब से। अब एक आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन, आप देखिए ध्यान से, आपको कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन दी हुई है 1,500 रुपये, तो ये भी आपने टू बैंक एक्सपेंसेस 1,500 रुपये इस तरफ डाल देने हैं। दिस इज कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन 1,500 रुपये। अब आपके डेबिट साइड में सारे ही, फिर अब क्या हुआ है आपका, आप ये आपने सारे प्लॉट कर लिए हैं, क्या कहते हैं, आपके एसेट्स भी आ गए और आपकी एक्सपेंसेस भी आ गए। अब इसका हम टोटल कर देंगे, तो आप जब रियलाइजेशन का आप टोटल करोगे तो टोटल में आपने 80,600 आपका आ जाएगा। तो 80,600 और उसमें से आप हम क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी 30। इसमें से ना आपको नजर आएगा कि क्यू ने, आप प्रॉब्लम में पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि क्यू ने जो है वो मोटर व्हीकल ली है एट द रेट ऑफ ₹500, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय क्यू। आप यहाँ पर लिख दीजिए एक एंट्री बाय क्यू फॉर व्हाट, फॉर मोटर व्हीकल। कितनी मिली उसने 500 रुपये में, मोटर व्हीकल ली है 500 रुपये में।
अब हमने इसका टोटल किया तो 80,600 आ गया। इसमें से ये सारा जो है आपने माइनस करना है। 12,400 प्लस 600 आपका आ जाएगा 13,000, और 13,000 के बाद 7,000 आप जमा करेंगे, 20,000 आ गया। 20,000 में 25 25 3 28 28 और 28,000 जमा 1,600 करेंगे तो आपका आ जाएगा 29600। तो आप 80,600 में से 29600 माइनस करेंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 7 में से 2 गए 51,000। Now this 51,000 will be distributed as per which ratio? As per ratio given in the problem. तो आपको प्रॉब्लम में जो रेशियो दिया गया है वो है 3:2:1। तो 3:2:1 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो आपका कितना आंसर आ जाएगा वो हम देख लेंगे। तो आप करिए 51,000 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 5 + 1 6, दैट इज 3/6, दैट इज 1/2। तो इसका जो आपका आ गया है 1/2, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 5 ज़ा 10, फिर 2 5 ज़ा 10। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आना चाहिए। आपका पहले का जो है वो आंसर आ गया है, पहला है आपका P। ऐसे ही हम Q का भी निकाल लेंगे। तो Q का भी आप निकाल लेंगे, कितना था आपका 51,000। 51,000 को हम 51,000 मल्टीप्लाई करेंगे 2/6, दैट इज 1/3। तो 1/3 करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका आ जाना चाहिए 17,000। और जो बाकी का बचा है वो किसका होगा? R का होगा। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, T का आपका आ गया 25500, Q का आ गया आपका 17,000। और अब बाकी दो वैसे भी सीधा भी कर सकते हैं आप 1/6। अगर हम 1/6 करते हैं तो 6 8 ज़ा 48 और 6 5 ज़ा, तो ये 8500 आपका आ जाता है। तो ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट जिसे हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट था जिसमें अभी आपको कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है या सॉल्वेंट हुआ है, वो सब हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर सिंपल आपकी डिसोल्यूशन की एक प्रॉब्लम या रियलाइजेशन अकाउंट को हमने रिवीजन करके सीख लिया। अब हम देखेंगे बैंक अकाउंट और लास्ट में हम आपका आ जाएगा कैपिटल। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले आप प्रॉब्लम में देखिए, आपको प्रॉब्लम में कितना पैसे दिए हुए हैं आपको नजर आएगा। प्रॉब्लम में आपको बैंक बैलेंस दिया हुआ है 200 रुपये। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस ड्रॉन डाउन 200 रुपीज। बाकी सारे एंट्रीज आपके सामने हैं, हम यहीं से उठाकर लिखते जाएंगे। टू रियलाइजेशन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट स्टॉक ट्रेड क्रेडिटर्स, ये सारा जो है आपने क्रेडिट साइड से उठा लेना है। मुझे नजर आ रहा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी थी 7,000 रियलाइज होगी, आपके सामने डिस्प्ले भी किया मैंने प्रॉब्लम। प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है आपका 5,000, ये भी लिख देंगे। स्टॉक को देखेंगे तो ये था 3,000। और उसके बाद ट्रेड डेटर्स जो आपकी रियलाइज हुए थे वो थे 1,600। तो ये आपका रियलाइज अमाउंट आ गया है। तो आगे हम चलेंगे इस तरफ रियलाइजेशन क्रेडिटर्स को हम देखेंगे तो आपने 11,700 आपको क्रेडिटर्स दिए हैं और 1,500 आपकी थी कॉस्ट डिसोल्यूशन की। और इसके अलावा देख लेंगे और क्या क्या आपको दिया हुआ है। प्रॉब्लम में देखेंगे, प्रॉब्लम में आपको नजर आएगा, देखिए जो भी आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट का जो आपका था कैपिटल अकाउंट था वो भी हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वो कैपिटल अकाउंट आपका कितना था? रियलाइजेशन लॉस देख लीजिए 25,500 आपका इसका था और 17,000 इसका था और आर का जो था वो 8,500 था। तो ये आपकी जो है डेबिट साइड हो गई है। अगर आप डेबिट साइड का टोटल करें तो आ जाएगा 5,9,600। अब हम देखेंगे पीज लोन अकाउंट, how much loan account is given in your problem. If you are going to see your problem, I have displayed it. You will see loan account आपको दिया हुआ है 8,000। तो ये 8,000 आप लिख लीजिए और इसके बाद आपने जो है लोन अकाउंट के बाद आपने अब इसके जो है जो आपका आएगा ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये हम अब कैपिटल अकाउंट खोलेंगे और उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट वी विल बी गोइंग टू राइट ओवर हियर। बाकी आपका सारा हो गया है। दिस वी विल राइट आफ्टर ओपनिंग एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट।
whatever balances we will get over there, we are going to close by this. Why only solvent partner? Because solvent partners are going to clear the insolvency of insolvent partner. तो let us see, अब हम करेंगे कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो वर्किंग नोट इस पे जरूर बताना चाहूँगी. पहली बात तो है कि जो रियलाइजेशन लॉस हुआ है, दैट वी हैव टू ट्रांसफर ऑन विच साइड? डेबिट साइड. पीओ अकाउंट डेबिट, क्यू अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन जो कि इसका लॉस हुआ था. और जो रियलाइजेशन लॉस हुआ था वो कितना हुआ था? 25,500 एक हुआ था जी. और दूसरा कितना हुआ था? 17,000. और कितना हुआ था? 8500. तो ये आपका रियलाइजेशन लॉस है. अब आप देखिए इसमें क्या हुआ है, जो आर है वो तो इंसॉल्वेंट है, तो इसमें कौन लेकर आएगा कैश? इक्वल टू रियलाइजेशन लॉस, दैट विल बी ब्रॉट बाय पी एंड क्यू. तो पी एंड क्यू विल ब्रिंग देयर कैश इक्वल टू रियलाइजेशन लॉस. तो हम इसके लिए एंट्री करेंगे. पहली एंट्री तो यही समझ लीजिए कि जो रियलाइजेशन लॉस है वो तो तीनों में बटेगा, लेकिन लाएगा कौन कैश? क्योंकि तो आर तो इंसॉल्वेंट है, तो आर तो लाएगा नहीं, तो कौन लाएगा? पी एंड क्यू अपना लॉस जो है वो बाय बैंक लेकर आएंगे. कितना लॉस लेकर आएंगे? वो कैश कितना लाएंगे? 25,500. और ये लेकर आएगा, क्यों लेकर आएगा? 17,000. तो आपको ये एंट्री समझ में आनी चाहिए. फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन लॉस की, एंड द बाय बैंक दैट इज हु विल ब्रिंग द कैश? सॉल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग कैश एज इक्वल टू रियलाइजेशन लॉस. अब हम एंट्री करेंगे करंट अकाउंट की. आप देखिए करंट अकाउंट का जो वर्किंग नोट है वो भी देख लीजिए आप. वर्किंग नोट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में आप देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है? 12,000. तो ये 12,000 सबसे पहले आप तीनों में बांट दीजिए. लॉस है, दिस इज योर लॉस. पी है आपका, और उसके बाद क्यू है, और उसके बाद आर है. 12,000 का जो रेशियो दिया हुआ था वो था 3:2:1. तो आप 12,000 को 3/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका? 6,000. ये आ गया आपका लॉस. इसका आ गया क्योंकि एसेट साइड दिया है, दैट्स व्हाई दिस इज लॉस, दैट इज 6,000 आ गया. किसका आ गया? सबसे पहले पी का आ गया. अब हम क्यू का निकालेंगे, तो क्यू 6,000 पी का आ गया. अब इसमें से हम करंट अकाउंट की जो है एडजस्टमेंट करके जो बाकी का बैलेंस है दैट वी विल राइट ऑन डेबिट साइड. तो आप देखिए इसका जो पी का देखेंगे आपको नजर आएगा, आपके प्रॉब्लम में देखिए आपको पी का आपको करंट अकाउंट नजर आ रहा है 500. तो ये 6,000 आपका क्या है? लॉस है. और उसमें से आप 500 रुपया माइनस कर दीजिए. क्रेडिट बैलेंस, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट बैलेंस, यू विल गेट 5,500. तो पी का तो आपका यहाँ पर आ गया 5,500, दैट इज डेबिट बैलेंस. अब हम इसी तरीके से क्यू का करेंगे. तो क्यू का अगर आप 12,000 मल्टीप्लाई करें 2/6, दैट इज 1/3, यू विल गेट हाउ मच? 4,000. एक बार देख लीजिए आपका 4,000 ही आ रहा है ना. 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 2 5 और 6, 2/6, तो कितना आ गया? 4,000. अब हम करंट अकाउंट में देखेंगे कि क्यू का करंट अकाउंट कितना दिया हुआ है. तो आपको नजर आएगा क्रेडिट बैलेंस आपको दिया हुआ है 9,000, दिस इज क्रेडिट, और ये डेबिट लॉस है. तो 4,000 अगर हम लॉस माइनस कर देते हैं तो आपका क्रेडिट बैलेंस आ जाता है 5,000. तो अब हम किस तरफ लिखेंगे? ये 5,000 तो आपका क्रेडिट साइड आया है, दैट वी विल राइट ऑन क्रेडिट साइड. किसका आया है? इसका 5,000. तो ये हमने कर दिया. इसी प्रकार से हम क्यू का निकालेंगे. तो क्यू का आर का निकालेंगे. 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, इसका आ जाएगा 2,000. अब आप देखिए आर का अगर आप देखते हैं तो करंट अकाउंट आपको कहाँ दिया हुआ है? 400 रुपये दिया हुआ है. ये कौन सा बैलेंस है? आपका डेबिट बैलेंस है 400 रुपये. तो ये 2,000 तो ऑलरेडी आपके पास था, 400 रुपये और आ गए, तो आपका कितना हो गया टोटल डेबिट बैलेंस? इसका आर का 2,400. वो कैसे कि 2,000 तो अभी आपने निकाले यहाँ पर, ठीक है? कैसे? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 2,000 आ गया. 400 ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं डेबिट साइड, तो टोटल कितना हो गया? 2,400. तो ये तो होगी आपकी करंट अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस या लॉस के साथ एडजस्टमेंट करके आपने बैलेंसिंग फिगर डाल दिया है जी. अब
हम आगे देखेंगे अगली जो एंट्री है वो क्या होगी। आपने यहाँ पर रियलाइजेशन लॉस के लिए आया है, करंट अकाउंट में, अब इसके बैलेंस लिख दीजिए आपको कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना दिया हुआ है 20,000। सबसे पहले वैसे आपको यही लिखना चाहिए 20,000 था इसका, और लास्ट का जो आर है वो कितना है 10,000। तो आपने कैपिटल भी लिख दिया, आपके कैपिटल अकाउंट की काफी सारी एंट्रीज हो गई हैं। अब हम देखेंगे और क्या एडजस्टमेंट आपको दी हुई है। कार ली थी इसने, किसने ली थी कार, आपने देखी, आप ध्यान से आपको नजर आएगा, कार ली थी क्यों ने, कितने की ली थी आपकी जो मोटर व्हीकल कार है वो कितने की ली थी उसने 500 रुपए की, ये भी एंट्री हमने भर दी। अब हम देखेंगे आर की डेफिशिएंसी। तो आर की डेफिशिएंसी हम किस तरीके से निकालेंगे, आपको प्रॉब्लम की लास्ट लाइन में दिया हुआ है आर वॉज फोर्स्ड इनटू बैंक्रप्सी एंड वॉज ओनली एबल टू ब्रिंग 1/3 ऑफ द अमाउंट ड्यू, कि जितना भी उसका अमाउंट ड्यू है उसमें से वो कितना ला सकता है, सिर्फ 1/3 ला सकता है। किसके बारे में लिखा गया है, ये आर के बारे में लिखा गया है। तो हम देखेंगे कि आर की डेफिशिएंसी कितनी आ रही है इस प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले ये जो वर्किंग नोट है आपको जरूर समझ में आ गया होगा, इसे मैं रब कर देती हूँ और यहाँ पर हम इसको रब करने के बाद, इसको मैंने रब कर दिया, अभी आपको मैंने बता दी थी क्या ये वर्किंग नोट है। तो सबसे पहले आप कौन से अकाउंट को बंद करेंगे, आर के अकाउंट को बंद कीजिए। तो आर का अकाउंट का हम टोटल करते हैं, 10,000 में से हम ई वाला बैलेंस माइनस करेंगे और इसको पहले टोटल कर लीजिए, आपका आ गया ये 10,900। इसका मतलब आपकी जो डेफिशिएंसी है वो कितनी आई है, तो वो यहाँ पर वर्किंग नोट में समझेंगे 10,900 आपका कौन सा था, डेबिट बैलेंस है। और डेबिट बैलेंस में से आपके पास कितना, आपके पास कैपिटल है 10,000, इसका मतलब वो 10,000 दे सकता है। बाकी डेफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, टोटल डेफिशिएंसी आर की आ गई है डेफिशिएंसी 900 रुपए। तो इस डेफिशिएंसी को हम किस तरीके से कवर करेंगे, उसने कहा था मैं 1/3 कैश दे दूंगा, तो 1/3 कैश, इसका मतलब हाउ मच ही इज गिविंग 300 रुपीज। तो आर कितना लेकर आ रहा है, 300 रुपीज लेकर आ रहा है। तो अभी भी डेफिशिएंसी कितनी है आपकी 600 रुपए। बस सारा सीन यहीं पर शुरू हो जाता है, सारी जो आपकी कैलकुलेशन है गार्नर वर्सेस मरे रूल की वो यहीं पर आपके समझनी है। इस 600 को जो हमने नेट डेफिशिएंसी निकालनी है आर की, हाउ टू गॉन बाय सॉल्वेंट पार्ट। तो अब देखिए ध्यान से, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल रेशियो दिया हुआ है आपको प्रॉब्लम में, तो हम इसे सिंपल 20,000 क्या है 1:1 में बांट देंगे। लेकिन अगर ये फ्लक्चुएटिंग दिया होता तो हम कैसे करते, वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगी। पहले आप इसे 1:1 में बांट दीजिए, कितना है आपका 600, तो ये आपका आ जाएगा 300। तो हम जो आर्स के कैपिटल को है, जो डेफिशिएंसी है, हु इज गोइंग टू गिव 300, कौन देगा आपको, आर को कौन दे रहा है, एक तो पी देगा और एक क्यू देगा। पी एंड क्यू बोथ विल गिव 300। और हम ये 600 जो कहां पर डाल देंगे, हम क्रेडिट साइड डाल देंगे, ताकि यहाँ का टोटल भी आपका कितना आ जाए। तो 300 कौन दे रहा है, एक तो दे रहा है पी और एक दे रहा है क्यू, तो 600 रुपये आपको मिल गए। आपका यहाँ का टोटल भी कितना आ गया 10,900। और समझ लीजिए ये फ्लक्चुएटिंग रेशियो होता तो हम कैसे करते, तो आपने क्या करना था, बिफोर डिसोल्यूशन, दैट मींस इन दैट केस वी वुड हैव इग्नोर्ड द रियलाइजेशन लॉस, या रियलाइजेशन का बिल्कुल इग्नोर कर देना था। हमने क्या करना था, जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था वो अगर होता तो वो बांट देते, यहाँ पर लॉसेस था तो हमने लॉसेस माइनस कर देना था, और अगर रिजर्व होता तो रिजर्व भी दे देते। तो सिंपल हमने क्या करना था, 20,000 ये वाले थे, इसमें अगर प्रॉफिट होता यहाँ प्रॉफिट इसमें से माइनस कर देना था। जैसे इस प्रॉब्लम में इनका लॉस कितना था, आप देखिए 12,000 लॉस था, तो इसका रेशियो था 3/6, तो 12,000 का कितना बना था 6,000। तो इसमें से हमने अगर 6,000 माइनस कर देते तो इसका कितना आ जाना था 14,000, और इसका लॉस कितना था, आप देखिए 2/6, दैट इज 1/3 ऑफ 12,000, दैट इज 4,000। तो इसमें से हमने 4,000 माइनस कर देना था। सिंपल आपका इसका आ जाना था 14 और इसका आ जाना था आपका 16। 14:16 आपका रेशियो बन जाता अगर ये फ्लक्चुएटिंग होता। दैट मीन्स इन दैट केस हम जो भी
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या आपका कोई प्रॉफिट है एक्यूमुलेटेड या रिजर्व है, वो बांटकर जो एडजस्टमेंट करते हो उसके बाद जो रेशो आता उस रेशो में हमने क्या करना था, आपकी जो डेफिशिएंसी थी इंसॉल्वेंट पार्टनर की वो बांट देनी थी। इस केस में क्योंकि हमें सिर्फ लॉसेस दिया हुआ तो हमने बस लॉसेस ही माइनस करना था और आपका जो रेशो आ जाना था वो 14:16 आ जाना था। दैट मीन्स वी हैव टू टेक इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, what we have to take that ratio which we calculate after doing the adjustment of accumulated profit or reserves or losses, but before dissolution, that means ignoring realization account. तो आई थिंक यू हैव गॉट इट कि किस तरीके से हम गार्नर वर्सेस मरे रूल के अनुसार एडजस्टमेंट करते हैं और कैसे हम रेशियो निकालते हैं। बिकॉज द मेन डिस्प्यूट of Garner versus Murray rule was only how to distribute or how to bear deficiency of insolvent partners among the solvent partners। तो यही मेन आपका क्रक्स है पूरे Garner versus Murray रूल का। तो अब हम इसे क्लोज करेंगे। आप जब क्लोज करेंगे तो इसका बैलेंसेस निकालेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। तो बैलेंसेस निकालने के बाद ही जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम डालेंगे बैंक अकाउंट में। तो आप करंट अकाउंट का जो ट्रांसफर है 5000 वो नहीं मुझे नजर आ रही है, वो क्यों की थी 5000 वो नहीं मैंने ट्रांसफर की, वो मैं कर देती हूँ। 5000 कैसे आया था मैंने आपको बताया था। 6000 जो आपका जो लॉस था 12,000 लॉस था आपका, कर लेते हम एक बार फिर से 2/3 4000 लॉस था और आपको 9000 दिया हुआ था, जो आपका 5000 आया था क्यों का, ये सारा क्यों का आया था वो हम देंगे यहाँ पर 5000। तो अब हम इसे बैलेंसिंग कर देंगे तो आपका आंसर निकालेंगे हम। अब आप देखिए यहाँ पर कितना आया है 00554 और यहाँ पर कितना आया है 7522 और आपका जगह 42,000। इसको बंद कर देंगे और इसमें से आप इसको और इसको इनको टोटल करके माइनस करेंगे तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट। तो जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका वो दोनों का आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 14,200। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा 2420 मैंने कैलकुलेशन की है और इस प्रकार से मेरा ये कैलकुलेशन करके आंसर आ गई है। यहाँ पर हम बैंक अकाउंट में जो इनका बैलेंसिंग फिगर है वो ई का 14,200 डाल देंगे और क्यू का 24,200 डाल देंगे और बैंक अकाउंट को भी हम अब टोटल कर लेंगे, आपका बैंक अकाउंट भी क्लियर हो गया। तो ये एफिशिएंसी थी। यहाँ पर हम क्यों क्योंकि आर तो लेकर नहीं आएगा, आर सिर्फ 300 रुपये लेकर आया था, तो यहाँ पर हम डालेंगे 300 रुपीज़ जो आर लेकर आया था। बाय मिस्टेक मैंने 8500 लिख दिए थे, यहाँ पर हमने सिर्फ 300 रुपीज़ लिखने हैं जो उसने कहा है कि मैं इतना ही अपनी डेफिशिएंसी में से दे सकता हूँ। तो इस तरीके से हम रियलाइजेशन लॉस को जो है तो यहाँ पर आपने कैपिटल अकाउंट लिखा है क्योंकि बैंक अकाउंट हमने वहाँ पर लिखा हुआ है जो वो पैसे रियलाइजेशन लॉस था जिसमें से 25,500 पी लेकर आया, 17,000 क्यों लेकर आया और आर ने अपनी डेफिशिएंसी में से सिर्फ 1/3 दिया है 900 का, वो था 300। तो होप आपको ये सारी फुल फ्लेज प्रॉब्लम जो मैंने करवाई है समझ में आ गई होगी और आपको पता लग गया होगा कि गार्नर वर्सेस मरे रूल क्या होता है। तो अगर इसके पहले कि मैं आपको अपील करूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मैं एक छोटा सा आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि कोविड की वजह से क्योंकि आप घरों में कैद हैं और बहुत ही कम मतलब कॉलेजेस वगैरह खुले हैं, तो इस माहौल में आप कैसे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं आप मेरी वीडियो जरूर देखिए। मैंने अपने चैनल में डाली हुई है जिसमें मैंने ये बताया है कि कोविड के टाइम पर या ड्यूरिंग दिस कोविड पोजीशन हाउ यू कैन स्टडी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में बहुत सारे आपके पास वेबसाइट है, चैनल है, ऐप्स है जिनको आप यूज़ करके घर बैठे पढ़ सकते हैं। मास्क जरूर पहनिए और अपने आप को सेफ रखिए। थैंक यू वेरी मच।